नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे राजेंद्र मोहन भटनागर जी की कहानी बिना छत का घर। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए बिना छत का घर। उलझी टहनी सी शाम, खामोश आसमान, हारी थकी हवा, अंतिम सांस लेती प्रकाश की किरण। जब कोई वाक्य नहीं उभरता तब किसी अनुच्छेद की बात कहाँ उठती है। उर्मिला धिंगड़ा एक दुबली पतली लेकिन अति तीखे नाक नक्श वाली IAS अधिकारी, ताम वर्णी चमकदार देह, कमर तन्वी और पीन पयोधर कंचनजंघा की चोटी। कॉन्वेंट सभ्यता में पली खुले विचारों की वह अभिजात युवती एक बार जिस पुरुष पर निगाह गड़ा दे वह विचलित हो जाए। ऐसा वह प्रायः शादीशुदा और एक पत्नी व्रतधारी पुरुषों के साथ करती थी और उसको व्रत धर्म डिगाने की दहलीज पर लाकर साफ धता बता दिया करती थी। उर्मिला धिंगड़ा डरती नहीं थी। वह अपने अधीनस्थ पुरुष स्टाफ को वक्त बेवक्त यह एहसास अवश्य करा दिया करती थी कि वह उसके सामने अति बौने और बिना रीढ़ की हड्डी के इंसान हैं। इस कारण पुरुष स्टाफ अंदर ही अंदर उससे बहुत दुखी रहता था। आज से पहले उसके लिए हर शाम नई हुआ करती थी, ताजगी और सुरभि भरी, परंतु आज उसके लिए शाम बेमानी और फीकी है। आज वह कहीं नहीं जा सकी। हालांकि वह क्लब जाने के लिए रोज की तरह तैयार हुई थी और बनाव श्रृंगार भी किया था, परफ्यूम का प्रयोग भी किया था। कुछ देर पहले ही दामिनी ब्यूटी पार्लर की कुंती जैन उसको नया रूप देकर गई थी। वह दहलीज पर आकर ठिठकी और कुछ देर बाद लौटकर आराम कुर्सी पर आंखें बंद किए पड़ी रही। उर्मिला धिंगड़ा की सारी बुलंदगी धराशायी हो गई थी। उसने आज तक जीतना जाना था, उसे हारने का कड़वा स्वाद नहीं मालूम था। वह IAS है, उच्चाधिकारी मानव संसाधन मंत्रालय में। उसका रुतबा है, क्या कुछ नहीं है उसके पास। कोठी, एम्बेसडर कार, खासा बैंक बैलेंस और अनेक नकचढ़ी संस्थाओं सोसाइटियों की मानद सदस्य अध्यक्ष। वह खासा भाषण झाड़ लेती है। अपने भाषणों में काफका, तालस्ताय, सार्त्र, कालिदास, रविंद्र, अरविंद आदि के उद्धरणों को देकर वह एक मनीषी दार्शनिक का चित्र अपने श्रोताओं के मन पर छोड़ने में पूरी तरह सफल हुई है। उसने तमिल, बंगला और मराठी बोलकर अहिंदी जमात का मन भी मोह लिया था। उर्मिला धिंगड़ा एक दयालु, नेक, परोपकारी, भद्र और प्रतिभा संपन्न युवती है। उसका स्टाफ जानता है कि वह क्या है। उसकी दया, कृपा, करुणा, प्रेम आदि का क्या अर्थ है। इतनी जल्दी ऐसे ठाट बाट कैसे बने। उसकी ईमानदारी, जिसकी वह प्रायः शान से चर्चा करती रहती है, क्या है। यह अवश्य माना जाएगा कि उसमें गजब का आत्मविश्वास है। वह बड़ी मतलबी है और चतुर कृपण भी। उसकी महानता के चर्चे पूरी सोसाइटी में हैं। उर्मिला धिंगड़ा जानती है कि राजनीतिक अस्थिरता का दौर हुक्मरानों के लिए कैसी दावत लेकर आता है। राजनीतिक झूठ, भ्रष्टाचार, हिंसा, पाप आदि की जड़ें कैसे गहरी करता है। उसने इस अवसर का पूरा पूरा लाभ उठाया। ना उठाती तो उसका पतन निश्चित होता और उसे एक कोने में बैठा दिया जाता। लेकिन अनादि बोस कौन होता है उसे रास्ता दिखाने वाला? एक बंगाली अध्यापक, बंगाल से हिंदी और अंग्रेजी में या अंग्रेजी से हिंदी और बंगला में अनुवाद करने वाला वह पत्रकार कैसे हो सकता है? पर है, क्योंकि वह एक छोटे पत्र के लिए यदा कदा लिख दिया करता है। वह उसका संवाददाता है। पत्र का नाम है शुभ प्रभात। पत्र यूं तो साप्ताहिक है, लेकिन बीच बीच में उसे आंख मिचौली खेलने की आदत है। मिस धिंगड़ा, आप हैं अनादि बोस। आपने बंगला सीखने की इच्छा जाहिर की थी ना? दीना भाई पटेल, इनकम टैक्स ऑफिसर ने अपनी निगाहें उर्मिला धिंगड़ा के रेशम से खुले गेसुओं पर डालते हुए कहा।
उर्मिला धिंगड़ा ने अपने बंकिम नेत्रों और दर्प मुद्रा से अनादि बोस को सिर से पांव तक देखकर उपेक्षा से कहा, कहीं टीचर हैं? प्राइवेट ट्यूशन कर लिया करते हैं, दीना भाई पटेल ने जवाब दिया। गो की बेकार हैं। उर्मिला धिंगड़ा ने अपने गुलाबी होठों पर विष बुझी मुस्कान बिखेरते हुए कहना जारी रखा, बीए किया है क्या? शायद वह भी प्राइवेट। अनादि बोस खादी के कुर्ते पायजामे में था। कुर्ता पायजामा बिना इस्त्री का था। पाँव में टायर सोल की चप्पल थी। दाढ़ी बढ़ी हुई थी। कद लंबा, तंदुरुस्ती बढ़िया, सीना चौड़ा और घने काले बालों से घिरा, मोटी मोटी आंखें और चेहरे पर स्वाभिमान की अभूतपूर्व गरिमा। उर्मिला धिंगड़ा जानती है कि थके हारे और बेकार नवयुवकों को उनकी असलियत का आभास करा देने पर ऐसा होता है कि वह नवयुवक शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन नीची कर लेता है और चेहरे पर अपराध भाव को घिर आने देता है। लेकिन अनादि बोस शांत, स्थिर और गंभीर बना रहा। वह प्राइवेट शब्द से भड़का नहीं। उसके अरुण होंठ तनिक हिले जरूर, लेकिन उनसे कोई स्वर बाहर नहीं आया। उर्मिला धिंगड़ा सोच रही थी कि अनादि बोस बादल की तरह फट पड़ेगा और गरज कर अपने नकारे गए अस्तित्व को पुनः स्थापित करने का प्रयास करेगा, परंतु उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने सिर्फ दीना भाई पटेल की ओर देखा। दीना भाई पटेल ने स्थिति की पेचीदगी को समझते हुए मध्यस्थता करने की पहल की और कहा, मिस्टर अनादि बोस ने रेगुलर एमए किया है, दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी लिटरेचर में। आप यहां बहन की तलाश में आए थे कलकत्ते से। बहन नहीं मिली, कोई भगा ले गया था उसे। फिर लौट कर वह क्या करते? घर में और कोई था नहीं। आपको बहन ने ही पाला पोसा था। जब आप कुछ करने लायक हुए तब एक व्यक्ति से खूब गर्मा गर्मी हुई। उस व्यक्ति ने आपको ब्लैकमेल करने की हर चंद कोशिश की, परंतु जब वह अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ तब उसने धमकी दी। धमकी का असर न देखकर उसने यह कदम उठाया। और आपकी बहन, उर्मिला धिंगड़ा ने कुछ गंभीर होकर कहा और इसी के साथ वह बैठ गई। दीना भाई पटेल भी बैठ गए। साथ ही उसने अनादि बोस को भी बैठने का संकेत किया। इस बार कनखियों से उर्मिला धिंगड़ा ने उसकी ओर सहानुभूति से देखा। दरअसल ललकार की भट्टी में जलते रहने वाले चरित्र में उसकी गहरी दिलचस्पी थी। उसे ईमानदार और हठी चरित्र के साथ जीने का वह अवसर कहाँ मिला था जिसकी उसे तलाश थी। अमेरिकन बाजारू टाइप उपन्यास पढ़ते रहने के कारण उसके दिलो दिमाग पर हॉलीवुड के अनेक त्रासद चरित्र बलात् आ बैठे थे। पढ़ने से ज्यादा उसकी दिलचस्पी सामने वाले अहम सुबकते चरित्र में पैदा हो गई थी और उसने अनादि बोस के पहनने, ओढ़ने, उठने बैठने के सलीके विहीन दढ़ियल चरित्र में वह सब तलाशने की कोशिश की थी जो मजदूर नेता दिलबाग खां के कठोर चेहरे और बुलंद आवाज में नहीं थी, क्योंकि प्रायः मजदूर नेता उसके सौदा करने पर मोम की तरह मुलायम हो जाया करते थे। वह सोच रही थी कि बिना छत के हवा महलों में रहने वालों का वह मसीहा कदापि अपने को बेचने के लिए तैयार नहीं होगा। कहीं यह भी वैसा ही निकल गया तो? उसने सिर झटक कर कहा, थैंक यू मिस्टर पटेल। मैं बंगला भाषा इसलिए सीखना चाहती हूँ कि मुझे शरद, बंकिम, रविंद्र आदि को उनकी भाषा में पढ़ना, जानना और समझना है। उसने इस बार भरपूर दृष्टि से अनादि बोस की ओर देखते हुए कहा, मिस्टर बोस कब से अपनी इस शिष्या को ज्ञान दान देना शुरू करेंगे? अनादि बोस, जो अब तक के साक्षात्कार से अंदर ही अंदर घबराकर भागने की तैयारी कर बैठा था, अचानक सकारात्मक प्रस्ताव पाकर साचरज इतना ही कह पाया, आप जब से चाहेंगी। कल बृहस्पतिवार मेरा लकी डे, रात्रि के 8 से 9। उर्मिला धिंगड़ा ने अत्यंत सहज स्वर में आगे कहा, आपको सुविधा रहेगी ना? अनादि बोस ने हाँ कर दी। नौकरानी चाय और नाश्ता जमाकर चली गई। सबने चाय सिप की और सिर्फ एक एक बिस्कुट कुतरा। अंत में उठकर वे दोनों चले गए। उर्मिला धिंगड़ा चुपचाप उसे जाते देखती रही, बालू पर बने चित्र की तरह। दिन गुजरते गए, पढ़ाई चलती रही। जैसा उर्मिला धिंगड़ा सोचती थी वैसा कुछ नहीं हुआ।
उसे अनादि बोस एक सीधा, साधारण और नेक, परंतु बहुत कुछ मौलिक विचारक लगा। निसंदेह वह अध्ययनशील और मेहनती पुरुष है। उसने कभी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। वह मानती थी कि वह जरूर ध्यान देगा, क्योंकि वह हमउम्र है, जोशीला और कद्दावर है। उसकी गहरी और घनी काली दाढ़ी उसे किसी फिलॉसफर अथवा लीग से हटकर चलने वाले लेखक से जोड़ जाती थी। उस दिन उसे क्लब नहीं जाना था। ऑफिस की भी छुट्टी थी। प्रधानमंत्री का अचानक देहावसान हो गया था। नौकरानी 2 दिन की छुट्टी लेकर गांव गई हुई थी। वह अपने ऑफिस से किसी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को बुला सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। शायद वह आलस्य कर गई थी, अथवा उसने बिना किसी के 2-3 दिन गुजारने की बात सोची थी। वह ठीक से आज भी यह निर्णय नहीं ले पाई है कि उसने ऐसा क्यों किया था। क्या कोई न होने पर अकेले उस भद्र पुरुष को आजमाना चाहती थी, जिसके लिए वह कई सप्ताह से अवसर तलाश रही थी। अब वह उसकी भद्र खामोशी को और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। यह कहना शायद ज्यादा उचित होगा कि उसके अनदेखेपन की कसक से वह बेतरह विचलित हो उठी थी। उर्मिला धिंगड़ा ने क्या नहीं किया। उसने अपनी रूप छवि को अत्यंत सुरभिमय बनाया, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं हुआ। क्या उसके पास दिल नहीं है? क्या वह इंसान नहीं, पत्थर है? अथवा उसने अपने आप को मार मार कर चलते फिरते ताबूत में बंद कर दिया है। वह न केवल रूप की साम्राज्ञी है, अपितु अपार धन दौलत की स्वामिनी भी है, और रौबीली उच्चाधिकारिणी भी। अनादि बोस उसके सामने क्या है? कुछ भी नहीं। सिर छिपाने को उसके पास छत भी नहीं है। वह जिस मित्र के साथ रहता है, उस मित्र की शादी होने वाली है। फिर वह कहाँ रहेगा? कभी उसने अपनी गर्दिश की राम कहानी नहीं सुनाई, और न कभी अपनी नौकरी लगवाने के लिए गुजारिश ही की। एकदम मितभाषी। पढ़ाने का अर्थ पढ़ाना, एसी में बैठकर पढ़ाने, और उसके बाद चिलचिलाती धूप में साइकिल उठाकर भीड़ में मिल जाने में उसे कोई अंतर महसूस नहीं होता था। उसे आलीशान कोठी की भव्यता और अप्रतिम सौंदर्य की अधिकारिणी में कोई रुचि नहीं थी। इतना बिरस, इतना मरुस्थली और इतना निस्पंदित। ओह, तो क्या उसने इसीलिए नौकरानी को छुट्टी दी थी? अनादि बोस आया। बाहर वर्षा हो रही थी। वह बेतरह भीग चुका था। बरामदे में आकर अपने पायजामे की दुर्दशा को देख रहा था। उस पर जगह जगह धब्बे थे। वह चप्पल की छप छप का कमाल था। ठंड बढ़ गई थी। उसकी देह में हल्की सी कपकपी उठने लगी थी। उसने निर्णय ले लिया था कि वह बाहर से ही लौट जाएगा, जैसे ही वर्षा थमी या कम हुई। जाने क्यों उर्मिला धिंगड़ा का मन उचटा। घड़ी 8 को पार कर चुकी थी। वर्षा थम नहीं रही थी। बेमौसम की वर्षा थी वह। आधे घंटे पहले ही शुरू हुई थी तेज वर्षा। शायद अनादि बोस नहीं आएगा। आने के लिए चला होगा तो रास्ते में ही भीग गया होगा, और भीगने की वजह से लौट गया होगा। वह अनमने मन से उठी और बाहर दरवाजे तक आई। खिड़की से साफ नजर आया कि बाहर बरामदे में कोई है। कौन होगा सिवाय उसके? उसने एक झटके से दरवाजा खोल दिया और पुकार लिया, मिस्टर बोस। अनादि बोस ठिठक गया, जैसे रंगे हाथों वह चोरी करते पकड़ा गया हो। वह झेंप गया, पलटा और सिर नीचा किए खड़ा रहा। कुछ बोल नहीं सका। बेल क्यों नहीं बजाई? उर्मिला धिंगड़ा ने अधिकार जताते हुए कहा। कुछ नहीं, अनादि बोस ने अति मध्यम स्वर में थूक निकलकर कहा। मैं खूब समझती हूं कि बात क्या है क्या नहीं। मैं दरवाजा नहीं खोलती तो जनाब बाहर से ही लौट जाते, है ना? जी, घबराकर अनादि बोस ने कहा। हम आपको इतने बुरे नजर आए? इस बार उर्मिला धिंगड़ा की आवाज में हल्की सी कसक उभर आई थी, और वह तनिक विचलित भी हो उठी थी, क्योंकि वह अनचाहे जो ना बोलना था बोल गई थी। नहीं, यह बात नहीं है, तसल्ली देते हुए अनादि बोस ने कहना जारी रखा। आप हमारे कपड़े देखती हैं, हालत समझती हैं। सारे कपड़े एकदम गंदे हैं, सारी देह भीगी है। इससे आगे वह कुछ कह पाता कि वह बेफर पड़ी। तुम्हारी जगह ऐसी हालत में मैं होती तो क्या तुम अपने घर में मुझे पनाह नहीं देते?
उर्मिला धिंगड़ा आपसे सहज तुम पर आ गई थी। अनादि बोस अब क्या कहे, उसे कुछ सूझ समझ नहीं रहा था। अब क्या सोच रहे हैं? उर्मिला धिंगड़ा के स्वर में तेजी थी, परंतु मलाल भरी। अनादि बोस ने बाहर की ओर देखा। वर्षा पूरी तेजी पर थी। यहीं कांपते रहेंगे या अंदर भी चलेंगे? उर्मिला धिंगड़ा के स्वर में किंचित आत्मीयता उभर आई थी। अनादि बोस न चाहते हुए भी यह उचित नहीं समझा कि इनकार कर दे। वह अंदर आ गया, अपनी चप्पल बाहर उतारकर। आ जाओ, हाँ हाँ, मेरे पीछे चले आओ। कमरे व फर्श की चिंता मत करो, वह साफ हो जाएगा। उर्मिला धिंगड़ा का स्वर करुणामयी आत्मीयता से भरा था। आज वह उसे एक करुणामय नारी नजर आ रही थी। अनादि बोस उसके पीछे चलता चला आया। वह एकाएक बोली, ठहरो, मैं अभी आई। अनादि बोस रुक गया। कुछ देर बाद वह लौटी, लेकिन बिना कुछ कहे वह फिर अंदर चली गई। अनादि बोस ने देखा कि उसके वहां तक आने से कमरा गंदा हो गया है। कालीन का एक छोर भीग गया। उसके एक जगह खड़े रह जाने से कुर्ते और पायजामे से पानी रिस रिस कर एक जगह फैलने लगा है। वह चिंतित हुआ ही था कि उर्मिला धिंगड़ा का स्वर उसे सुनाई पड़ा। वह कह रही थी, अनादि, सामने बाथरूम है, बाल्टी में गर्म पानी है, अंदर जाओ और स्नान कर लो। किंतु परंतु कुछ नहीं। वह कुछ याद करती हुई पुनः बोली, बाथरूम में मेरी मद्रासी साड़ी है, उसे लुंगी की जगह इस्तेमाल कर लेना। ऊपर लोई ले लेना, वह भी वहीं टंगी है। नो हिचक विचक, अंदर जाओ। वह अनिर्णय की स्थिति से गुजर रहा था कि उर्मिला धिंगड़ा का तेज स्वर गूंज उठा। सुना नहीं या मैं? वह कहते कहते रुक गई। आज उसे यह क्या हो रहा है कि बिना सोचे बोले जा रही है, पगला रही है। पागलपन ऐसा कभी नहीं हुआ था। उसने अनादि बोस में ऐसा क्या देखा, क्या अनुभव किया कि अपने को इस पागलपन से नहीं रोक सकी? तब क्या वह अपने में होती थी जब अनादि बंगला भाषा का अध्ययन कराते हुए उस भाषा के संस्कार, स्वभाव और व्यवहार को उदाहरण देकर समझा रहा होता था? उसे तब न कुछ सुनाई पड़ रहा होता था और न दिखाई। तब वह सदैव जन्मी नदी बन बहने लगती थी चुपचाप। जब वह शरद दा के देवदास पर बोल रहा होता था, तब उसका हृदय संगीतमय हो उठता था। उर्मिला धिंगड़ा पूछ बैठती थी, शरद का देवदास कहीं उनका ही तो? अधूरा वाक्य दबे स्वर में बिना अनादि बोस की ओर देखे छोड़ देती थी। अनादि बोस में प्रवाह फूट पड़ता। वह कह रहा होता, वो शरद दा ही हो सकता है, दूसरा नहीं। जब उपन्यासकार अपने और अपने सृजन में एकम एक होने लगता है, तब वह उसकी अपनी खुद की होती है। वह सृष्टि, अंतः सृष्टि, उसका मुकाबला ईश्वर भी नहीं कर सकता। तुम भी, उर्मिला धिंगड़ा कह जाती, गॉड भी नहीं तो मैं किस गिनती में हुआ? मुझे लग रहा है अनादि, हालांकि मेरा पुनर्जन्म में विश्वास नहीं है, तो भी लग रहा है कि शरद दा का पुनर्जन्म देवदास सुना रहा है। उर्मिला धिंगड़ा अपने में खोते हुए कह जाती। अनादि बोस अचरज से उर्मिला धिंगड़ा की ओर खुली आंखों से देखता रह जाता। आज भी तो वही अनादि बोस है जो पुनर्जन्म के विश्वास को नकार कर उसके सामने से गुजरने का संकेत दे उठा है। इसके बाद अनादि बोस वहां एक पल नहीं रुका, सीधे बाथरूम में जा पहुंचा। तुरंत अंदर से चिटकनी चढ़ा ली। जैसे जरा देर भी बाथरूम खुला रह गया तो वह अंदर आ जाएगी। कैसा अभद्र विचार जन्मा था। वह अनादि से तुम पर आ चुकी थी। पल भर में सारी दूरियां छूमंतर, एकदम अत्यंत गहरी आत्मीयता। अनादि बोस ने स्नान किया। गर्म पानी का सेंक उसे बहुत सुहाया। कुछ देर बाद वह बाहर आया, नीचे पीली साड़ी को लुंगी की तरह पहने हुए और ऊपर पीली लोई डाले। नहाते नहाते उसे भूख सताने लगी थी। उसे याद आया कि आज उसने व्रत के कारण सुबह से कुछ नहीं खाया है। कमरा गर्म था। उर्मिला धिंगड़ा उसकी ओर गौर से देख रही थी। वह सुंदर लग रहा था। उसे उसमें एक नया व्यक्तित्व उभरता अनुभव हो रहा था, अत्यंत सौम्य, सुरुचिपूर्ण और आकर्षक। इस समय वह कवि या दार्शनिक लग रहा था। उसका गेहुआ रंग लालिमा लिए और चमकदार था।
इस तरह से उसने उससे पूर्व किसी पुरुष की ओर नहीं देखा था। उसे कई पुरुषों के साथ इस तरह का एकांत अवसर मिला था। यह बात दूसरी है कि उसे ऐसे अवसर सदा उन शादीशुदा अभिजात भद्र पुरुषों ने बख्शे थे जो उच्च समाज में इसलिए चर्चित थे कि वे लव मैरिज के आदर्श हैं। वह यह अच्छी तरह जानती थी कि वे उसे कहाँ ले जाएंगे और क्यों ले जाएंगे। आमंत्रण की पहल उनकी तरफ से हुई थी। बहुत नाह नूह करने के बाद वे लगातार निवेदन स्नेहाग्रह करते रहते थे। उन सब ने वही किया था जो एक अभद्र पुरुष अकेली खूबसूरत युवती को पाकर करता है। पहले उन्होंने बिना किसी भूमिका के अत्यंत शालीनता, शिष्टता और विनम्रता से प्रेम निवेदन किया। करीब करीब उन सब का प्रेम निवेदन एक सा ही था, किसी घिसे पिटे रिकॉर्ड सा। उनमें से एक भद्र पुरुष ने कंठ छूकर अपनी पत्नी से तलाक लेने और उससे शादी रचाने का भी पासा बड़ी निर्लज्जता से फेंका था। जब उसने उनकी हवस का शिकार बनने से साफ इनकार कर दिया, तब वे खलनायक की भूमिका में तुरंत उतर आए थे। ऐसी विषम स्थिति में से उसकी पिस्तौल ही उसे बाहर निकाल सकी थी। उसे लगा था कि दुनिया की मर्द जात लगभग एक सी है, क्रूर, बदचलन, अश्लील और अभद्र। अनादि बोस शांत चित्त था, संकोच से भरा। वह पहली बार किसी युवती के सामने उसके वस्त्र लपेटे और रात्रि के एकांत में बैठा था। वह अपने कपड़े अच्छी तरह से निचोड़कर बाथरूम में टांग आया था। वह जानता था कि उसके वस्त्र जल्दी नहीं सूख पाएंगे, सुबह तक भी नहीं। फिर भी वह वर्षा थमने पर उन गीले कपड़ों को ही पहनकर वहां से बाहर आ जाएगा। उसकी निगाहें रह रहकर निःशब्द दीवार घड़ी पर जाकर लौट आती थी। घड़ी 9 पार कर चुकी थी। घड़ी की निःशब्द बढ़ती सुइयां उसमें घबराहट पैदा कर रही थी। पहली बार उसे यह एहसास हो रहा था कि एकांत और निःशब्दता में किसी युवती के सामने बैठना कितनी बड़ी परीक्षा है, कितना बड़ा साहस। कॉफी, उर्मिला धिंगड़ा ने कप उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। अनादि बोस ने कप ले लिया। वह कॉफी सिप करने लगा। उर्मिला धिंगड़ा इससे पहले एक पैक चढ़ा चुकी थी। क्लब की जिंदगी और रेगिस्तानी एकांत को पार करने के लिए विस्की या रम अथवा उसी जाति की कोई अन्य मदिरा उसके लिए जरूरी हो चुकी थी। उसने उसका साथ देने के लिए खुद भी कॉफी की चुस्की लेना शुरू कर दिया था। उर्मिला धिंगड़ा ने सिगरेट केस से एक लंबी सिगरेट निकाली। उसे भी सिगरेट ऑफर करना वह नहीं भूली, लेकिन उसने थैंक्स कहकर इनकार कर दिया। वह कह रही थी, अनादि, डोंट माइंड, मुझे अनादि कहने में सुविधा हो रही है। एकांत और खामोशी ने मुझे विवश किया है कि ड्रिंक लूं और सिगरेट के धुएं की लकीर के पीछे पीछे चलती चलूं। मेरी यह आदत बन चुकी है, पहचान भी। शायद तुम्हारी निगाह में नारी का यह रूप उसके पतन की कहानी के रूप में याद किया जाता हो। मैं पतन के फलसफा की चर्चा नहीं करूंगी, क्योंकि फलसफा तक न मेरी पहुंच है और न दिलचस्पी। इसके साथ ही उसने एक सहज कश लिया और कुछ देर बाद धुएं के गोल गोल छल्ले धीरे से हवा में उछाल दिए। अनादि बोस ने देखा कि वह उन धुएं के छल्लों की ओर तब तक टकटकी बांधकर देखती रही है जब तक वे हवा में विलीन नहीं हो गए। तुमने शरद पढ़ा है? थोड़ा थोड़ा, अनादि बोस ने दृढ़ता से कहा, जबकि सच यह था कि उसने शरद को मात्र पढ़ा ही नहीं था, उसे थोड़ा थोड़ा समझा भी था। शरद का वह फैन था। उर्मिला धिंगड़ा ने उसके असत्य को पकड़कर भी अनदेखा करते हुए कहा, तुम्हारा उत्तर क्या होगा? मुझे उसका कुछ कुछ अनुमान हो चला है अनादि। तुम्हें शरद को पढ़ने की जरूरत क्यों हो? शरद एक आवारा मसीहा था। उसने सिगरेट का एक कश छोड़कर कहा, लेकिन मुझे है। धीरे धीरे मैं उसे पढ़ने समझने लगी हूं, क्योंकि मैं अपने में दिलचस्पी रखती हूं और शरद के नाम को सार्थकता देने वाली उस महिषी को प्रणाम करना चाहती हूं जिसने उसे शरद बनाया था। उसके जीवन में अनेक महिलाएं नहीं, सिर्फ एक ही वह महिला आई थी जो शरद के लौह व्यक्तित्व को कंचन जैसा बनाकर अमर कर गई। अंत में कुछ रुककर उसकी ओर निर्निमेष दृष्टि डालते हुए सहज स्मित के साथ उसने पूछा, अनादि,
तुम्हें उस महिमा भिमंडित महिला का नाम पता है क्या? इस बार अनादि बोस सकपका गया था। वह उस पर इस तरह अचानक आक्रमण कर देगी, यह उसे पता नहीं था। वह कुछ नहीं कह सका, चुपचाप नीची निगाहें किए बैठा रहा। भूखा आदमी रोटी पर और धापा आदमी मांस पर टूटता है। दोनों अंदर से भेड़िया होते हैं। दोनों की दृष्टि और लक्ष्य एक होता है और दोनों का पाप पुण्य भी एक। सॉरी, पुण्य तो वहां होता ही नहीं है। क्या यह सच है अनादि? यह शरद ने कहा है, मैं उसे ही दोहरा रही हूं। नहीं, यह झूठ है। शरद ने ऐसा कभी नहीं कहा है। अनादि बोस अपने को नहीं रोक सका। इसका मतलब यह हुआ कि तुम अवसर के अनुसार झूठ या सच कहने का निर्णय लेने में हिचकिचाते नहीं हो। उर्मिला धींगड़ा ने व्यंग मिश्रित मुस्कान के उजास में उसे देखते हुए कहा। इस बार अनादि बोस विचलित नहीं हुआ। वह चुप रहा। उसे कोई सटीक उत्तर सूझा ही नहीं। कैसे सूझता? उसे ऐसी वाक्पटुता की उससे आशा ही नहीं थी। वह दीवार घड़ी की ओर देखता रह गया। वर्षा भी पूर्वत थी। बुरा लगा क्या अनादि? उर्मिला धींगड़ा ने पूछा। नहीं, अनादि बोस ने कहा। फिर एक बात का और उत्तर दे दो। पूछिए। यह उत्तर तुम्हें सिर्फ उर्मिला को देना है अनादि, उसकी दौलत और पद को नहीं। यह बात उत्तर देते हुए ध्यान अवश्य रखना। उर्मिला धींगड़ा ने इसके साथ ही कॉफी सिप की। कनखियों से देखा कि अनादि बोस कुछ घबराहट अनुभव कर रहा है। शायद उसके सामने उसे बैठने में दिक्कत हो रही है। पूछिए, मैं ध्यान से ही उत्तर दे पाने की कोशिश करूंगा, अनादि बोस ने धीमे स्वर में कहा। मैं अनादि तुमसे आई लव यू। उर्मिला धींगड़ा ने रुक रुक कर बहुत धीमे स्वर में कहना शुरू किया और अंतिम वाक्य बहुत तेजी से एक सांस में कह डाला। अनादि बोस के हाथ से कप छूटते छूटते बचा। गले में कॉफी का फंदा लग जाने से वह देर तक खांसता रहा। पानी। उर्मिला धींगड़ा ने गर्दन झुकाए हुए उसकी ओर पानी भरा गिलास बढ़ा दिया। उसने गिलास लेते हुए उर्मिला धींगड़ा की ओर देखा। उर्मिला धींगड़ा के गुलाबी गाल सुर्ख हो उठे थे और उसकी बड़ी बड़ी मोहक आंखों में लाल लाल मादक डोरे उभर आए थे। वह पल भर में लज्जावती हो उठी थी। अनादि बोस ने खाली गिलास मेज पर रखते हुए कहा, थैंक्स उर्मिला जी, आपने जो मान दिया उसके लिए मैं आभारी हूं। लेकिन मैं जानता हूं कि मैं क्या हूं। क्या हो? उर्मिला धींगड़ा ने आंखें उठाकर उसकी ओर देखते हुए पूछा। तुम्हारे योग्य नहीं हूं। अनादि बोस यह कहकर उठा और गुसलखाने की ओर चला गया। उर्मिला धींगड़ा ठगी से उसे जाता हुआ देखती रही। वह कुछ पूछ नहीं सकी। अनादि बोस अपने गीले कपड़े पहनकर बाहर आया। जा रहे हैं? उर्मिला धींगड़ा ने अनचाहे मन से पूछा। उसका मन भारी हो उठा था। वह लगभग चकित थी। कुछ कहने की मानसिकता उसमें नहीं थी। शायद यही इस प्रश्न का उचित उत्तर है, अनादि बोस ने जवाब दिया। उर्मिला धींगड़ा अनादि बोस से यह नहीं कह सकी कि अभी तक वर्षा थमी नहीं है, पूरे जोरों पर है। उसकी चेतना औसन्न रह गई थी। किसी भद्र पुरुष ने उसकी इससे पूर्व कभी ऐसी उपेक्षा नहीं की थी। वह किसी को तनिक सी सुविधा देती थी तो वह सिर के बल अपना होशो हवास खोकर उसकी ओर दौड़ा चला आता था। क्या वह रूप, धन और पद का अपमान नहीं कर रहा है? आखिर वह है क्या? क्या है उसकी हस्ती? उसके सामने वह कितना बौना है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मेहनती और 100% ईमानदार। वह प्रतिभा संपन्न है और गहन चिंतक भी। अनादि बोस चला गया। उसने मुख्य द्वार स्वयं खोला और स्वयं बंद किया था। उर्मिला धींगड़ा, जो रौब, क्रोध और आग बर्पा करने के लिए प्रसिद्ध थी और जिसे मूडी, बड़बोली और तेज मिजाज का माना जाता था, आज वह एकदम हिम बनकर रह गई थी, भीगी बिल्ली। वह इतनी जल्दी एक अदने पुरुष के सामने टूट जाएगी, यह वह नहीं जानती थी। ओह, उसने कितनी बड़ी गलती की थी। वह जाने कैसे पगला बैठी थी। उसका सारा नशा हिरन हो चुका था। उसे लग रहा था वह खुद को ही जुए में हार बैठी है। तेज हवा ने मुख्य द्वार फिर खोल दिया था, लेकिन वह उठी नहीं।
पत्थर हो गई थी उसकी अस्मिता, जड़ हो गई थी उसकी चेतना और लकवा मार गया था उसकी मेधा को। अब वर्षा थम चुकी थी, लेकिन हवा पूरे आंदोलन पर थी और रह रहकर निर्जीव द्वार को पीट रही थी। वह इस सब से और अपने आप से बेखबर थी। जो हो चुका था उससे बड़ा तूफान उसकी जिंदगी में नहीं आ सकता। समय रिश्ते पानी की तरह खिसकता रहा। उर्मिला धींगड़ा उस अप्रिय घटना को भूल नहीं सकी। क्लब जाने में उसकी रुचि कम होती गई और वह कुछ कुछ दार्शनिक होती गई। किसी काम में उसका मन नहीं लगता था और न अब वह पहले की तरह डांट डपट करती थी। प्रायः गुमसुम रहा करती थी। वह जानती थी कि अनादि बोस अब नहीं आएगा। न आए तो ना सही, अब बंगला तो है, पढ़ लिख सकती है। बालकनी में बैठी बैठी वह शून्य में निहारती रहती थी। कब संध्या रात को चार्ज देकर चली गई, इसका उसे कभी कभी आभास ही नहीं होता था। उसने कभी अनादि बोस से उसका पता भी नहीं पूछा था। अनादि बोस 1 माह की पगार लेने भी नहीं आया। वह आएगा भी नहीं। हर पुरुष अनादि बोस नहीं हो सकता। दीना भाई पटेल का तबादला बाहर हो जाने से आशा की बारीक किरण का सहारा भी जाता रहा था। एक बेरोजगार सड़क छाप अस्तित्वहीन और साधारण से इंसान ने उसे अंदर तक झकझोर डाला था। क्या चरित्र सामान्य और सीधे लोगों की ही बपौती है? क्या चरित्र का यही मतलब है? आज अवकाश था। रोज की तरह अखबार पर उसने सरसरी निगाहें डाली। दरअसल अखबार में पढ़ने लायक कुछ खास होता नहीं है। उसमें जिन बड़े लोगों की चर्चा होती है उनके पास प्रायः चरित्र नाम की चीज नहीं होती। हत्याएं, बलात्कार, आगजनी और राजनेताओं की बेसिर पैर की बातें होती हैं। उनके स्वीकार और इनकार की चर्चाएं गरमाती हैं। एक सफेद झूठ और एक नारकीय दुनिया का आतंकपूर्ण चित्र। ओह, दूरदर्शन कार्यक्रम भी बेकार। नहीं, इस देश में लोकतंत्र नहीं है। जिस देश में लोक चित्र हत्याओं, बलात्कार, मारधाड़ आदि से शुरू होता हो, वहां लोकतंत्र कहां? जिस लोकतंत्र में अनादि बोस जैसे प्रतिभा संपन्न व्यक्ति रोजगार नहीं तलाश कर सके, वहां लोकतंत्र कहां? अचानक उसकी दृष्टि अखबार के रविवारीय पृष्ठ पर ठहर गई। वह चौंक पड़ी। एक ऋण विहीन युग की त्रासदी था अनादि बोस का लेख। वह पूरा लेख कई बार पढ़ गई। बहुत दिनों बाद उसे लगा कि वह आत्मसंवाद की एक स्वस्थ मानसिकता से जुड़ रही है। उसमें एक जगह लिखा था, यह देश बिना बुनियाद और बिना छत के घर बनाने की घोषणाएं प्रायः प्रतिदिन तेवर और शैली बदल बदल कर करता रहता है, लेकिन कभी घर नहीं दे पाता है। उसने तो जो वास्तव में घर में है उन्हें बेघर करने का प्रयास शुरू कर दिया है। उर्मिला धींगड़ा तेजी से उठी, टेलीफोन उठाया, पाया कि टेलीफोन डेड है। उसका माथा ठनका। तुरंत वह तैयार हुई। आईने के सामने खड़ी खड़ी वह सोचने लगी कि वह हार गई। आखिर वह अनादि बोस से क्या चाहती है? क्या वह सचमुच उसे चाहने लगी है? नहीं, यह उसके साथ व्यतीत किए संवाद शून्य दिन उसे समझा गए थे। उसके सामने न होने से उसमें जो तड़पन ऐठती रही और उद्विग्नता बनी रही, क्या वह उसे उसका इतना गहरा एहसास करा गई? पर क्यों? और कहीं अनादि बोस ने फिर इनकार कर दिया तो? जब लगाव हो जाता है तब इनकार स्वीकार का कोई अर्थ नहीं होता है, क्योंकि तब सिर्फ लगाव होता है। उसे अनादि बोस से लगाव है। काश उस रात वह उसे जाने न देती तो शायद उसे लगाव की इतनी गहरी अनुभूति नहीं होती। उसने गैरेज से कार निकाली और उसे सीधे अखबार के दफ्तर की तरफ घुमा दिया। दफ्तर बंद था। दरबान मुख्य द्वार पर खड़ा उसे बता रहा था, मेम साहब सब गए, कल आइए। कल नहीं, आज। वह आज अनादि बोस का पता लगाएगी। वह दरबान से पूछ रही थी, क्या आसपास दफ्तर में काम करने वाला कोई व्यक्ति रहता है? दरबान अपनी बुद्धि पर जोर डालता रहा। उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। उसने खूब सोचा। याद आया, वह बोला, मेम साहब कुछ देर आप यहीं इंतजार करें तो क्या? सुधीर साहब ने एक व्यक्ति को इस अखबार में हाल ही में रखा है। उनके रहने का फिलहाल यहीं बंदोबस्त किया है। वे साहब आते ही होंगे, दरबान ने बताया।
क्या मैं यहाँ बैठकर उन साहब का इंतजार कर सकती हूँ? उर्मिला धिंगड़ा ने पूछा। बेशक मेम साहब, दरबान ने एक कुर्सी रखते हुए आगे कहा। यहाँ बैठ जाइए। वह बैठ गई। उसे आज अपना पद, स्वामिनी होने का अधिकार, किसी परिचित की निगाहें पड़ने का संशय आदि किसी की परवाह नहीं थी। वह यह भी नहीं सोच पा रही थी कि वह जिस व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रही है, वह व्यक्ति अनादि बोस के बारे में कुछ जानता भी है या नहीं। इंतजार की घड़ियां गुजारने के लिए वह दरबान से बात करने लगी। वह पूछ रही थी, वह साहब जो आने वाले हैं इस दफ्तर में क्या करते हैं? सुना है वह बड़े लिखाड़ हैं, बड़े अकड़बाज हैं। सुधीर साहब उनकी बहुत तारीफ करते हैं। दरबान बता रहा था। सुधीर साहब कौन है? मालिक। मेम साहब, यह सब उनका ही है। बड़े अच्छे इंसान हैं, आदमी की इज्जत करना जानते हैं। आज के इस युग में आदमी को पहचानने वाला रहा ही कौन है? सब मतलबी हो गए हैं। दरबान ने तंबाकू चूने के साथ मिलाते हुए कहा और मौका पाकर उसकी फांकी लगा ली। तुम्हारे इन लिखाड़ महोदय का क्या नाम है? उर्मिला धिंगड़ा ने मतलब की टोह लेते हुए पूछा। कोई बंगाली हैं, घोष या बोस। पूरा नाम पता नहीं। आजकल पूरे नाम की जरूरत कहाँ पड़ती है मेम साहब। कोई अग्रवाल है तो कोई सब्बरवाल, कोई कपूर है तो कोई खन्ना। जाति से आदमी पुकारा जाता है, नाम आज रहे कहाँ। दरबान धीरे धीरे कह रहा था। बीच बीच में वह पिच से पीक थूक दिया करता था। कैसे हैं ये साहब? उर्मिला धिंगड़ा ने बंगाली शब्द जोर मार रहा था। बोलते तो हैं नहीं, शायद खाते भी नहीं। डबल रोटी मंगाकर रख लेते हैं। वो देखिए कितने ही डबल रोटी के पैकेट्स पड़े हैं। उन्होंने खाए कम, फेंके अधिक हैं। दरबान बताने लगा था। क्या उस कोठरी में रहते हैं? उर्मिला धिंगड़ा ने इस कोठरी की ओर इशारा करते हुए पूछा। जी हाँ, उसी खोली में रहते हैं। अभी तो यहाँ उनका अस्थायी बंदोबस्त किया गया है, बाद में ठीक ठाक कमरा मिल जाएगा। क्या मैं उस कोठरी यानी खोली को देख सकती हूँ? उर्मिला धिंगड़ा ने आंख झपकाकर पूछा। दरबान कुछ देर सोचता रहा। अजनबी युवती, कार, प्रेस, अखबार के 100 दुश्मन, आतंकवादियों की हिट लिस्ट में अलग। वह खखार कर बोला, नहीं। उर्मिला धिंगड़ा पर उसकी नहीं से गाज नहीं गिरी, क्योंकि वह इस नहीं के अर्थ को बहुत गहराई से अनुभव कर रही थी। इस नहीं में उसकी वफादारी छिपी थी। फिर भी वह उसका संदेह दूर करते हुए बोली, हमारा नाम उर्मिला है, हम गोखले रोड पर रहते हैं। हम पर संदेह है? क्या हम आपको ऐसे लगते हैं दरबान भाई? दरबान को भाई शब्द ने मोह लिया। उसके दिमाग के दोनों तार जुड़ गए। बाहर कार है, नेक लगती है वह बोला, जाइए देख लीजिए खोली। शुक्रिया, उर्मिला धिंगड़ा ने कहा। नो शुक्रिया मेम साहब, आप जाइए, दरबान ने पीक थूकने के बाद कहा। उर्मिला धिंगड़ा ने खोली देखी, उसमें कोई चित्र नहीं। चारों ओर किताबें या बिखरे हुए कागज। उसने कई किताबें उठाईं। किताबों पर नोट्स लाल स्याही से लिखे हुए थे। उसने फिर कुछ कागज उठाए, पढ़े, वे अधूरे थे। क्या रहस्यमयी खोली है। किताबें, अखबार और कागज, न अटैची, न पेटी और न कपड़े लत्ते। सिर्फ एक तख्त पर बिछी दरी, कोने में रखी खड़ाऊं। वह जैसे ही बाहर आई वैसे ही चौंक पड़ी। सामने अनादि बोस ही था। आप यहाँ? जी, संपादक मंडल में सहायक उप संपादक, वह भी अस्थायी, ट्रायल पर। अनादि बोस ने आदतानुसार धीरे धीरे कहा। बात यहीं खत्म। अनादि बोस ने उससे कुछ नहीं पूछा। वह तिलमिला उठी। कुछ समय बीत जाने के बाद उसने कहा, मैं तुम्हें खोजती यहां तक आई हूं। अनादि बोस ने इस बार उर्मिला धिंगड़ा की ओर देखा। कोई मेकअप नहीं, कोई साज श्रृंगार नहीं, एकदम साधारण। बाल भी शायद उसने ठीक से संवारे नहीं थे, वे कुछ कुछ बेतरतीब से थे। वह एकदम साधारण परंतु अत्यंत सहज। वह बोला, आज्ञा कीजिए। मेरे साथ चलना है।
उर्मिला धिंगड़ा ने उसकी ओर देखे बिना ही कहा। कहाँ? अनादि बोस इतना ही कह पाया। जहन्नुम में, और कहाँ? यह तो आप जानते हैं कि उर्मिला धिंगड़ा से इससे अधिक अपेक्षा नहीं की जा सकती। फिर भी आप पूछना चाहते हैं कि कहाँ? इस बार उर्मिला धिंगड़ा कुछ कुछ तैश में आ गई। क्यों आ गई यह वह नहीं जानती। अनादि बोस सन्नाटे में आ गया। उसने बाहर की ओर देखा। दरबान चाय लिए मुख्य द्वार से प्रवेश कर रहा था। वह घबराया। उसने पूछा, उर्मिला जी, चाय यहाँ की? मेरा मतलब बाजारू चाय, फुटपाथ पर बेचने वाले की चाय और गिलास में। उर्मिला धिंगड़ा ने अनादि बोस की घबराहट को भांप लिया। अब तक दरबान चाय ले आया था। साधारण गिलास में चाय थी। उसने दोनों गिलास उठा लिए और ध्यान से अनादि बोस की ओर देखा। वह दूसरी ओर देख रहा था। उर्मिला धिंगड़ा के मुखमंडल पर सहज मुस्कान तैर गई। दरबान जा चुका था। वह बोली, अनादि, आपका शेयर। उसने चाय से भरा एक गिलास अनादि की ओर बढ़ा दिया। अनादि बोस ने गिलास ले लिया। पहली बार उसकी उंगलियों का उसे स्पर्श हुआ। उसने देखा कि उर्मिला धिंगड़ा चाय सिप करने लगी है। बहुत बढ़िया अनादि। अनादि बोस चौंक कर पूछ बैठा, क्या चाय अनादि? इतनी बढ़िया, इतनी जायकेदार और इतनी महक वाली चाय मैं पहली बार पी रही हूं। थैंक्स अनादि, वेरी वेरी थैंक्स। उर्मिला धिंगड़ा ने अत्यंत सहज ढंग से कहा और वह चाय सिप करने लगी। अनादि बोस यह नहीं समझ पाया कि वह उसका उपहास कर रही है अथवा हकीकत बयान कर रही है। वह और बाजारू चाय को हाथ लगा ले? असंभव। वह कुछ निर्णय नहीं ले पा रहा था। अनादि, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? उर्मिला धिंगड़ा ने सहज ढंग से पूछा। नो नो प्रॉब्लम उर्मिला जी, अनादि बोस ने कुछ कुछ घबराहट से कहा। उसे लगा कि गिलास हाथ से छूटकर गिर जाएगा, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखो अनादि, जिसे तुम हाई क्लास सोसाइटी समझते हो, मैं उसके साथ खूब उठी बैठी हूं। मैं जानने लगी हूं कि वह कितनी हाई क्लास सोसाइटी है, कितनी बुजदिल, बेगैरत, बेआबरू, मक्कार और बिना रीढ़ की हड्डी वाली है हमारी हाई कल्चर्ड अडॉप्टेड सोसाइटी। यू नो अनादि, वही इस देश के लिए घुन है। उर्मिला धिंगड़ा ने नेताई मूड में जो नहीं कहना था वह कह गई और अंत में बोली, अनादि, बहुत पहले, शायद 6 महीने हो चुके हैं उस बात को जो तुमने कही थी और जिसके बाद तुम अपने गीले कपड़े पहनकर बिना इस बात की चिंता किए कि बाहर तेज वर्षा हो रही है चुपचाप चले गए थे। मैं तुम्हें नहीं रोक सकी थी। निमोनिया हो सकता था। तुम्हें कोई देखने वाला भी नहीं था। मैं इतनी असहाय थी उस वक्त कि मैं तुमसे इतना भी नहीं कह सकी कि उर्मिला जी, प्लीज फॉरगेट द पास्ट, अनादि बोस ने धीरे से कहा। देन आई वॉज ऑन फॉल्ट। नो अनादि, यू आर नॉट ऑन द फॉल्ट। आई वॉज। मैंने अनुभव किया। याद करो अनादि कि तुमने कहा था कि तुम मेरे योग्य नहीं हो। मैंने सोचा था कि एक दिन तुम जरूर मेरे योग्य बनकर आओगे, लेकिन खैर छोड़ो भी उस बात को। अब हम आ गए अनादि, बनना तो हमें तुम्हारे योग्य था, नहीं था क्या? उर्मिला धिंगड़ा का गला अवरुद्ध होने लगा था। अनादि को लगने लगा कि अब वह रो पड़ेगी। वह चुप रहा। उर्मिला धिंगड़ा चाय पी चुकी थी, लेकिन फिर भी वह खाली गिलास कसकर पकड़े हुए थी। उसने आहिस्ता से उसके हाथ से गिलास ले लिया। कितना ठंडा स्पर्श! समय अजगर की तरह चुपचाप सरकता रहा। दोनों चुप, दोनों अपने अपने में खोए, अपने अपने को तलाशते हुए, दोनों अजनबी, दोनों थके हारे, दोनों अर्धविराम। दरबान देख रहा था। वह गिलास ले जाना चाहता था, लेकिन चकित कुछ नहीं तय कर पा रहा था कि क्या करे। उसे वे क्षण बेचैन बनाने लगे। अब और प्रतीक्षा नहीं। उर्मिला धिंगड़ा सोचते हुए कहने लगी थी, एक ऋण विहीन की त्रासदी में एक जगह तुम लिखते हो, आज घर नहीं रहा। घर ही हमारी संस्कृति है, हमारी अपनी सोसाइटी की पहचान है। घर चूने, गारे, सीमेंट आदि से नहीं, स्त्री पुरुष से बनता है।
स्त्री घर की बुनियाद है और पुरुष उस घर की छत। जब स्त्री पुरुष पति पत्नी बनते हैं तब एक नए घर की शुरुआत होती है, पुख्ता घर की। यह तुम्हारा चिंतन है ना अनादि? जी, अनादि बोस ने दबी जुबान में कहा। तुम्हारे ही इस चिंतन की बांह पकड़कर यहां तक आई हूं। मुझे छत चाहिए, चूने गारे सीमेंट की नहीं। तुम समझ रहे हो ना अनादि? कार यहीं छोड़कर पैदल चल सकती हूं। अनादि, मैं मरना नहीं, अब जीना चाहती हूं। यह कहते कहते उर्मिला धींगड़ा फपक पड़ी। दरबान बाहर जाने लगा। अनादि बोस किम कर्तव्य विमूढ़ सा रह गया अवसन्न। अनादि बोस ने कल्पना में भी नहीं सोचा था कि वह यह लेख औरों के लिए नहीं, अपने लिए लिख रहा है, सिर्फ अपने लिए। उसने आगे बढ़कर उर्मिला धींगड़ा को छू लेना चाहा। वह उसे ढाढ़स दिलाना चाह रहा था, परंतु उससे कुछ नहीं बना। उसकी समझ जवाब दे चुकी थी। इससे पहले उसके जीवन में कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वह अपने को संभालते हुए बोला, प्लीज अपने को रोकिए। उर्मिला धींगड़ा ने आंसू पोंछते हुए भरे गले से कहा, अनादि, पता नहीं मैंने क्या सोचकर यह कदम उठाया, तुम्हारा जवाब पाकर भी। चाहत क्या कुछ करा सकती है यह मैं नहीं जानती थी। अब मैं फुल टाइम बेकार हो चुकी हूं। तुम तो अस्थायी तो हो और ट्रायल पर मैं तो। कहते कहते वह फिर सिसकियां भर उठी। अनादि बोस घबरा उठा। वह क्या करे, कैसे रोके उसे? फिर भी वह हकलाता हुआ इतना कह पाया, अपने को संभालिए उर्मिला जी। अब अकेले मुझसे अपने को नहीं संभाला जाता। जानते हो, मैं इस्तीफा दे दूंगी, फिर तुम्हारे मेरे बीच कोई असमानता नहीं रहेगी। क्या? अनादि बोस सिर से पांव तक कांप उठा। उससे कुछ कहते नहीं बना। उर्मिला धींगड़ा भी इतना कह पाई, मुझे छत चाहिए अनादि। मालूम नहीं वह मिलेगी या नहीं, यह सोचा भी नहीं था। सोचने की कभी जरूरत भी नहीं सूझी और तुम्हें तलाश करते करते यहां चली आई। अब धीरे धीरे अनादि बोस के पांव उर्मिला धींगड़ा की ओर खुद ब खुद बढ़ने लगे। उसका हृदय भर आया, कंठ आर्द्र होने लगा। अनादि बोस को कहना पड़ा, उर्मिला जी, जीवन में अहम फैसले भावुकता से नहीं लिए जाते, और आपने। तुम कब कहोगे बोस? अनादि बोस की ओर कनखियों से देखते हुए पूछा। इस दूरी को लांघने में और कितना समय लगाओगे? क्या तुम सोचते हो कि अपने जीवन का यह अहम फैसला लेने में मैंने कम रातें काली की होंगी? क्या मैंने अपनी धड़कनों से नहीं पूछा होगा? कुछ रुककर आगे कहा, मुझे समझने की कोशिश करो बोस। अब मुझे यह अकेलापन काटने लगा है। मुझसे संवाद करने के लिए कोई नहीं रहा। नींद की गोलियां जवाब देने लगी हैं। एक तुम्हारा लेख जो मुझे थामे है, मुझसे सवाल कर रहा है। अनादि बोस की सिट्टी पिट्टी अचानक लगे ब्रेक सी हतप्रत और मौन रह गई। बोस, मैंने तुम्हें गहराई से जाना परखा है, अपनी खामोश अनुभूतियों से पूछा है। तुम तो गीले कपड़े पहनकर तेज वर्षा की परवाह किए बगैर उस रात चले गए। खुला दरवाजा बंद करने की हिम्मत मुझ में नहीं रही और न वर्षा का तांडव देखने सुनने की सुध रही। तुम पहले व्यक्ति हो जिसने मेरी हर धड़कन को अपने सहज और खामोश व्यक्तित्व से हिलाकर रख दिया। जानते हो क्यों? अनादि बोस की आंखें खुली हुई थी, परंतु उसकी समझ साथ नहीं दे पा रही थी। कदाचित जिज्ञासा थी जो अर्धविराम के साथ हो चली थी। आखिर उर्मिला धींगड़ा को कहना पड़ा, उसके बाद किसको मालूम कटी पतंग के भाग्य को किसने बांचा है? मुझे यह भी नहीं मालूम बोस, तुम अकेले हो या दुकेले, फिर भी पागलपन पगला उठा। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, पर होता है बोस। या अनादि बोस के सामने वह काली तेज बरखा में भागती रात कांप उठी। उसकी कंपन में अद्भुत जकड़न थी जो भागते हुए भी ठहरी हुई थी। उर्मिला का अपनापन उसे बांध रहा था। उसके मन में कहीं भीतर, बहुत भीतर रागात्मक अलगाव महकने लगा था। उर्मिला को पढ़ाते हुए प्रायः वह उसमें खो जाता था, हालांकि ऊपर से वह कुछ प्रकट नहीं होने देता था।
सच यह भी था कि इससे पहले उसे कभी ऐसा अवसर ही नहीं मिला था और न कभी एकांत सौंदर्य की ऐसी सन्निकटता। उसका अंतर्मुखी व्यक्तित्व सदा अपने आप के संघर्ष से उलझकर थक कर निढाल हो जाया करता था। अब मैं चलूं बोस? उर्मिला धींगड़ा का आर्द स्वर था। अनादि बोस सकपका गया। उर्मिला धींगड़ा के हाथ जुड़ गए। वह मुड़ने लगी कि अनादि का हृदय पुकार उठा, उर्मी। उर्मिला धींगड़ा निहाल हो गई। उसने मन ही मन कई बार दोहराया, उर्मी, उर्मी। अनादि बोस को अपने पर यकीन नहीं हो रहा था। वह अपने में नहीं था। उसके पांव उर्मिला की ओर बढ़े ही थे कि बिजली चली गई। प्यार कितना रहस्यमय और गूंगा होता है। अनादि बोस अपने को रोक नहीं सका। उसे खुद को पता नहीं था कि प्यार वही है। सन्नाटा फुसफुसाया, अंधेरे ने साहस दिया। बिजली लौटी तो अनादि बोस की बाहों में उर्मिला थी। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।